नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। इसमें हमको ये स्टडी करना है कि अगर हम दो पैरेलल वायर्स में करंट फ्लो करेंगे तो इनके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यहाँ पे दो वायर हमने दिखा रखे हैं, पहले वायर में करंट है सपोज करो I1, दूसरे वाले वायर में करंट है सपोज करो I2, और इन दोनों को हमने R दूरी पे रखा हुआ है। कितनी दूरी पे रखा है? एक दूसरे से R दूरी पे रखा हुआ है। ये जो वायर है ये बहुत बड़े हैं, मतलब इनफाइनाइटली लार्ज इनको कंसिडर किया जा सकता है, इनकी लेंथ वगैरह हमको गिवन नहीं है। अब जब तक लेंथ गिवन नहीं होगी तब तक हम टोटल फोर्स तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए लेंथ ऑफ द वायर पता होनी चाहिए। हमको ये तो पता ही है कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसका फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा। तो अगर लेंथ ऑफ द वायर गिवन हो तब ये फॉर्मूला लगा के हम जो टोटल फोर्स वायर के ऊपर लगेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन लेंथ तो गिवन है नहीं। यहाँ पे ये बोला गया है कि ये लॉन्ग वायर से मतलब इनफाइनाइटली लार्ज इनको कंसिडर किया जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों वायर्स की 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर अगर लेंथ गिवन भी होगी तो हम उस लेंथ से उस फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स ऑन द वायर निकल के आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इन वायर्स की 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है। उसके लिए फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं, तो मैं लिख देता हूं फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द वायर्स। जो वायर्स आपको दे रखे हैं उनकी यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो यूनिट लेंथ का मतलब है 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है। तो L की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ये क्या आएगा, I इंटू 1 इंटू B इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये आएगा IB साइन थीटा के बराबर। L की वैल्यू हमने क्या ले ली, यहाँ पे 1 मीटर के बराबर ले ली। ये चीज समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब इन दोनों वायर्स के ऊपर फोर्स लगने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि पहला वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा अपने चारों तरफ, उसमें सेकंड वायर रखा हुआ है, तो सेकंड वायर के ऊपर फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा, और इसी तरीके से सेकंड वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसमें फर्स्ट वायर रखा होगा, तो फर्स्ट वायर के ऊपर सेकंड वायर का मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वायर पे कभी भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, ये चीज याद रखनी है। जैसे एक वायर है उसमें करंट फ्लो करेंगे तो वो खुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स लगता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसके अंदर बी हमेशा क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें करंट कैरिंग वायर को रखा जा रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जैसे फर्स्ट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा R डिस्टेंस पे, क्योंकि ये जो वायर है ये पहले वायर से R दूरी पे रखा हुआ है, तो पहले वायर से R दूरी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होगा, अगर कोई भी इनफाइनाइटली लार्ज वायर हो तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को पहले वायर के लिए अप्लाई करूं तो पहले वायर में करंट कितना है I1, और उससे कितनी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, R दूरी पे। तो फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, और ये पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं B1। इसी तरीके से बताओ जो सेकंड वायर है उससे कितना दूर है फर्स्ट वायर, ये भी R दूरी पे है। भाई इस वायर से फर्स्ट वायर कितना दूरी पे है, R दूरी पे है, तो सेकंड वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस I की जगह I2 पुट करेंगे इस बार, क्योंकि सेकंड वायर में जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई क्या? अच्छा, अब पहले वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है जो सेकंड वायर को मिलेगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा ये हम देख लेते हैं। तो करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो थंब को किया, राइट हैंड थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, फिंगर्स इधर इनवर्ट जा रही है, इसका मतलब इस वाले वायर को जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा होगा वो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, B1। B1 की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट। और जो फर्स्ट वायर है इसको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो सेकंड वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, देखो करंट की डायरेक्शन में थंब किया तो इधर तो फिंगर्स इनवर्ट जा रही हैं और दूसरी साइड से घूम के आउटवर्ड आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस रीजन में वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो सेकंड वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है उस जगह के ऊपर। बात समझ में आई क्या? कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है उसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर तो इनवर्ट जाता है और ये ऐसे घूम के इधर से आउटवर्ड आएगा, ऐसे होगा। तो इधर वाले पॉइंट के लिए तो इनवर्ड है और इधर वाले पॉइंट के लिए आउटवर्ड होगा। इस तरीके से हमको ड्रॉ करके बताना है। ठीक है, अब
जो पहला वायर है उसकी 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो बताओ पहले वायर की 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, इसको F1 लिख देते हैं। करंट कितना है फर्स्ट वायर में, I1। मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल रहा है उसको, B2। भाई फर्स्ट वायर पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, सेकंड वायर का मैग्नेटिक फील्ड। तो सेकंड वायर का मैग्नेटिक फील्ड B2 कितना है यहाँ पे, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr इनटू क्या करना है साइन थीटा। थीटा कितना है देख के बताओ, करंट की डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उनके बीच का एंगल होता है थीटा। तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। बताओ इनके बीच का एंगल कितना है, बोलो 90 डिग्री है। तो फॉर्मूला आएगा F1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πr। ये अपने पास में फर्स्ट वायर की 1 मीटर लेंथ पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला आ गया, ये फोर्स लगेगा। ऐसे सेकंड वायर के ऊपर जो 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स है उसको कैलकुलेट कर लो, उसको F2 बोल देते हैं। तो सेकंड वायर में करंट कितना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। सेकंड वायर में करंट है I2। सेकंड वायर को कौन सा मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है जो उस पर फोर्स लगा रहा है, B1। तो B1 का फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 अपॉन में 2πr इनटू क्या करना है साइन थीटा। थीटा मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। करंट किधर है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड। करंट किधर है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड। एंगल कितना हुआ इनके बीच में, 90 डिग्री। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, F2 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 sin 91 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2πr। ये है अपना मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जो दोनों वायर्स की 1 मीटर लेंथ पे लगेगा। एक चीज नोटिस करो, दोनों फॉर्मूले सेम ही आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों वायर्स की 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स सेम ही होगा, चाहे आप दोनों वायर्स में सेम करंट रखो या अलग अलग करंट रखो, दोनों वायर्स की 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स सेम ही होगा। फॉर्मूला सेम आ रहा है देखो दोनों का, ठीक है। तो दोनों वायर्स पे सेम ही फोर्स लगता है। अब ये जो दोनों फोर्स हैं F1 और F2 जो पहले वायर और दूसरे वायर पे लग रहे होंगे, इनकी डायरेक्शन देखेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में ये फोर्स लगेंगे। जैसे पहले वायर पे मुझे फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है, तो किसी भी करंट कैरिंग वायर को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए कौन सा रूल होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हो, कैसे रखना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, और फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करना है और मिडिल फिंगर को पॉइंट करना है करंट की डायरेक्शन में। तो जो थंब है वो आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। जैसे इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा पहले वायर पे वो हम कैलकुलेट करते हैं इससे। तो यहाँ पे डॉट का मतलब है आउटवर्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो फर्स्ट फिंगर को आउटवर्ड पॉइंट कर लो। मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तो हाथ को घुमाना है, ये नहीं कि उंगली को मरोड़ दिया। क्या करना है, हाथ को घुमा के इस तरीके से सेट करना है कि फर्स्ट फिंगर तो रहनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यानी कि आउटवर्ड, और मिडिल फिंगर होनी चाहिए ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन में। तो थंब किधर जा रहा है, इधर। इसका मतलब फर्स्ट वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, सेकंड वायर की तरफ होगी। ऐसे ही सेकंड वायर पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करो। क्या करना है इसके लिए, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन देखो, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, तो फर्स्ट फिंगर को इनवर्ड कर लिया। करंट ऊपर जा रहा है तो मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो हाथ को इस तरीके से घुमाओ कि मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ रहे और फर्स्ट फिंगर इनवर्ड डायरेक्शन में रहे। तो थंब जा रहा है फर्स्ट वायर की तरफ। इसका मतलब सेकंड वायर पे जो फोर्स लगेगा कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, फर्स्ट वायर की तरफ लगेगा। बोलो आया क्या समझ में। तो फर्स्ट वाले वायर पे फोर्स लगेगा सेकंड वायर की तरफ और सेकंड वायर पे लगेगा फर्स्ट वायर की तरफ। मतलब दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, देख के बताओ भाई। दोनों वायर्स के ऊपर एक दूसरे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे, अट्रैक्ट होंगे। यानी कि यहां पे अगर दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट है तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कौन से नेचर का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। कौन से नेचर का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा। तो अगर इफ करंट इज इन सेम डायरेक्शन तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और अगर दोनों वायर्स में जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, इफ करंट इज इन
अपोजिट डायरेक्शन, तब क्या करना है कि आप नोटिस करोगे कि अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये जो दोनों फोर्स है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, बाहर की तरफ आएंगे, डायरेक्शन बदल जाएगी इन दोनों की। और उस कंडीशन में ये दोनों वायर्स एक दूसरे से रिपेल होते हुए आपको नजर आएंगे, मतलब कि इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन आपको देखने को मिलेगा। ये चीज याद रखने वाली है। अगर दो वायर्स में, अगर दो पैरेलल वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट है तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर दो वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना। ये चीज याद रखनी है। इस पे एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें ये पूछा था कि एक स्प्रिंग है अपने पास में, क्या चीज है, एक स्प्रिंग है, और उसमें हमने करंट फ्लो किया तो हम देखते हैं कि वो जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ छोटी हो जाती है, वो थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है। जैसे उसमें करंट फ्लो करते हैं उस स्प्रिंग के अंदर तो वो क्या होगी, थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी, उसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी हो जाती है, तो उसका रीजन पूछा था। तो जब आप किसी भी स्प्रिंग में, जैसे ये स्प्रिंग है तो इसमें आप कोई भी दो पास पास वाले टर्न्स को देखो, जब आप इसमें करंट फ्लो करोगे तो पास पास वाले जो दो टर्न्स होंगे उनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। और अगर दो पैरेलल वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये जितने भी टर्न्स हैं वो सारे एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे तो ये पास आ जाएंगे और इसकी वजह से लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी। तो ये याद रखना है। इसी टॉपिक से रिलेटेड था क्वेश्चन कि अगर आप किसी भी स्प्रिंग लाइक कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें अगर आप करंट फ्लो करते हो तो उसकी लेंथ छोटी क्यों हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में, टर्न्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। सेम डायरेक्शन में करंट होगा अगर दो पैरेलल वायर्स में तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इसकी वजह से उनकी लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है ये बात। कोई भी स्टेप में डाउट या कंफ्यूजन है तो पूछो। फिर हम इनका मैग्नेटिक फील्ड भी ड्रॉ करके देखते हैं कि इन दोनों वायर्स में जब सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो फिर इनका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो फिर इनका मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ करना है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है दोनों वायर्स में से किसी भी एक वायर की 1 मीटर लेंथ पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको वायर्स की लेंथ गिवन हो तब उनके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा, अगर ये कैलकुलेट करना हो तो फिर उस लेंथ से इन फॉर्मूलों को मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई ये किसका फॉर्मूला है अपने पास, फोर्स ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि वायर की 1 मीटर लेंथ पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला है। कौन से वायर की, कोई भी एक वायर की। अब इनमें से किसी एक वायर की लेंथ आपको बता दी, मान लो आपको बोला कि जो पहला वायर है उसकी लेंथ है L, तो बताओ उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा। अब पहले वायर की 1 मीटर लेंथ पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2πr। तो L लेंथ पे कितना लगेगा, L से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर टोटल फोर्स पूछा जाए ऑन द वायर्स तो आपको क्या करना है, यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको वायर्स की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है, L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमारे पास उस वायर की L लेंथ पे लगने वाला फोर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर लेंथ गिवन हो तो आपको L से मल्टीप्लाई कर देना है इन फॉर्मूलों को, एक ही फॉर्मूला है वैसे, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो म्यू नॉट I1I2 इंटू L अपॉन 2πr ये फॉर्मूला बन जाएगा फिर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। अगर दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में हम करंट फ्लो करते हैं तब ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और अगर दोनों वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट फ्लो करेंगे तब ये किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले सेम डायरेक्शन में करंट ले लेते हैं। मान लो दोनों वायर्स में करंट है I1 और I2, ठीक है, और इनका मैग्नेटिक फील्ड हमको ड्रॉ करना है। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, दोनों जो वायर्स हैं इनको इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल रखेंगे और इनमें करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। इस बार दोनों जो वायर्स हैं उनमें करंट क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दोनों केस समझ में आ गई क्या। पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ होगा, देखो इसके लिए आपको सिंपली ये करना है कि दोनों वायर्स का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है। पहले जैसे पहले वायर में करंट ऊपर की तरफ है तो थंब को ऊपर की तरफ कर लो, राइट हैंड थंब को, और फिंगर जिस डायरेक्शन में घूम रही है वायर के चारों तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना दो। यहाँ पे देखो थंब ऊपर की तरफ किया तो फिंगर्स इधर इनवर्ड जा रही है, इधर से आउटवर्ड आ रही है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इधर तो होगा इनवर्ड और दूसरी साइड में क्या होगा, आउटवर्ड। सेकंड वायर में भी सेम केस है, करंट ऊपर जा रहा है तो थंब को इनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में किया, फिंगर्स इधर इनवर्ड जा रही है, इधर से आउटवर्ड आ रही है, तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है सेकंड वायर का वो भी इसी टाइप का होगा। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो,
अगर मैं अगली मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये जो इमेजिनरी आप लाइनें ड्रॉ कर रहे हो ना, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा उसके लिए देखो बीच में यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों वायर्स का, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रहा है इधर, सेकंड वाले वायर का आउटवर्ड आ रहा होगा, तो कैंसिल होगा ना बीच में, मतलब इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर्स का कैंसिल हो रहा होगा। तो आपको अगली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है उसको बीच में नहीं ड्रॉ करना है, उसको यहां से फिर आगे कंटिन्यू करके ऐसे मिला देंगे इससे। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके बताना है। आया समझ में? इसको बीच में क्यों नहीं ड्रॉ किया बताओ? क्योंकि बीच में दोनों वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से कैंसिल होगा, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ड्रॉ नहीं की जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है जब दो वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट है उस केस में। अगर दोनों वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तब, तो पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखो, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, थंब को ऊपर की तरफ किया, फिंगर्स इधर इनवर्ट जा रही है, इधर आउटवर्ड आ रही है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से आएगा, इधर इनवर्ड इधर आउटवर्ड। सेकंड वायर के लिए अब करंट किधर है इसमें? डाउनवर्ड, तो इधर तो इनवर्ड होना चाहिए और दूसरी साइड में आउटवर्ड, तो इधर तो इनवर्ड और इधर क्या होगा? आउटवर्ड। इस तरीके से ड्रॉ करना है। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ड्रॉ कर दो, ये लो, इसके लिए इस टाइप से ड्रॉ होगा। यह है क्या समझ में? अब देखो अगली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो यहाँ पे इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आएगी। जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा और इसका आएगा ऐसे, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो आपस में कनेक्ट तो हो नहीं सकती, इसलिए उसको ड्रॉ नहीं करना है, बस इतना ही छोड़ना है आपको। जैसे यहाँ पे मैंने एक आउटर लूप भी बनाया ना, ये बाहर वाला, वो उसमें नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ तो कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहा है। देखो ये इधर से मैग्नेटिक फील्ड आया, इधर गया, फिर यहाँ ड्रॉ करना नहीं है बीच में, फिर इधर आगे ये कंटिन्यू हो गया इधर। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर आप इधर से मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करोगे तो इधर से आप इधर आओगे, और इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो इधर से इधर आएंगे, तो ये तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन आ गए ना, तो बीच में इनको कनेक्ट नहीं कर सकते। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, इनकी एक प्रॉपर्टी की ये कंटिन्यूस कर्व होते हैं हमेशा। कंटिन्यूस कर्व का मतलब है लगातार होगी, एक जगह से स्टार्ट हुई तो घूम के वापस उसी पॉइंट पे आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके बताना है। अब इसका एक स्पेशल केस ही हो सकता है कि दोनों वायर्स में अलग अलग करंट हो, एक में ज्यादा एक में कम। यहाँ तो मैंने सेम करंट के लिए इनको ड्रॉ किया है, I1 I2 को मैंने बराबर ही कंसिडर किया है। लेकिन अगर दोनों वायर्स में अलग अलग करंट हो, एक में ज्यादा एक में कम, एक में ज्यादा करंट है मान लो और दूसरे वायर में करंट कम है, सपोज करो I1 ज्यादा है और I2 कम है, तो फिर उसके लिए कैसा डायग्राम बनेगा? तो जिस वायर में करंट ज्यादा होगा वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ, तो फर्स्ट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ज्यादा ड्रॉ किया जाएगा और ज्यादा पास पास ड्रॉ किया जाएगा। तो फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। और सेकंड वायर क्योंकि उसमें करंट कम है इसलिए वो कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ड्रॉ करना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो इधर इनवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड और इधर होगा आउटवर्ड। और अगर सेम डायरेक्शन में करंट होता तो बस ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऐसे ही आपको दूर दूर दिखाना है। ठीक है, समझ में आया कि ये डायग्राम? इसमें देखो मैंने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी है और इसमें मैंने कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी है, तो उससे हमको ये पता चल रहा है कि फर्स्ट वायर में करंट ज्यादा होगा और सेकंड वायर में करंट क्या होगा? कम, तभी ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और ये मैग्नेटिक फील्ड कम है। ठीक है, आया समझ में? ये भी इस तरीके से ड्रॉ करना है। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट। अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था कि अगर दो वायर्स को पैरेलल रख दिया जाए एक दूसरे के और उनमें करंट फ्लो किया जाए I1 और I2, ठीक है, तो इन वायर्स की यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला अपने पास आया था F इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। कौन सा फॉर्मूला है ये है इन दोनों वायर्स की यूनिट लेंथ के ऊपर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला, मतलब 1 मीटर लेंथ पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला है। और अगर इनमें से किसी भी एक वायर की लेंथ आपको गिवन हो और उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना हो, अगर एक वायर की लेंथ दे रखी हो और उसके ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? टोटल फोर्स के लिए इसी फॉर्मूले को हम L से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये कौन सा फॉर्मूला अपने पास आ गया? अब ये वायर की L लेंथ के ऊपर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला आ गया, मतलब टोटल फोर्स जो लगेगा ना L लेंथ की किसी भी एक वायर पे इन दोनों में से, उसका फॉर्मूला है ये।
अब 1 एम्पियर करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो उसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है जो इसी फॉर्मूले से बनाई जाती है, मतलब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम 1 एम्पियर करंट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाएंगे। देखो कैसे, मान लो कि इन वायर्स में 1 एम्पियर करंट फ्लो किया जा रहा है और इन दोनों वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। ये जो आर है उसको हमने क्या ले लिया, 1 मीटर ले लिया। I1 I2 को हमने क्या कंसिडर किया है, I1 और I2 ये दोनों क्या है, 1 एम्पियर के बराबर है, ठीक है। और दोनों वायर्स को एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पे रखा गया है और सपोज करो इन वायर्स में से किसी भी एक वायर की 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो L की वैल्यू भी हमने क्या ले ली, 1 ले ली। तो फोर्स कितना लगेगा वायर की 1 मीटर लेंथ के ऊपर। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। I1 I2 हमने 1 एम्पियर लिया है तो 1 इंटू 1 कर देंगे, लेंथ 1 मीटर ली है, डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, 2 पाई और आर की वैल्यू भी कितनी है, 1 मीटर के बराबर है। तो ये हमने वैल्यूज पुट करी, सॉल्व किया तो ये आया 2, ये 2 पाई से कैंसिल होके 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन ये बचेगा, ठीक है। तो ये अपने पास में फोर्स आ गया जो इन दोनों में से किसी भी एक वायर की 1 मीटर लेंथ पे लगेगा। अब इससे इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर वो करंट होता है जो दो पैरेलल वायर्स में जब फ्लो किया जाता है जो कि एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पे रखे गए हैं, तो उनकी 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाता है, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन के बराबर हो जाता है। तो हमने क्या बोला, दोबारा सुनो इसको, 1 एम्पियर वो स्टैंडर्ड करंट होता है या 1 एम्पियर वो करंट होता है जो दो पैरेलल वायर्स में जो एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पे रखे गए हैं जब उनमें फ्लो किया जाता है तो इन वायर्स की 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाता है, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन के बराबर हो जाता है। तो अगर इतना फोर्स लग रहा है वायर्स की 1 मीटर लेंथ के ऊपर, इसका मतलब इन वायर्स में फ्लो होने वाला करंट कितना है, 1 एम्पियर के बराबर है, ठीक है।